हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम ये जानेंगे कि एनआरआई कौन होते हैं, आज जानेंगे कि पीआईओ कार्ड धारक कौन है, आज जानेंगे कि ओसीआई क्या होता है, आज जानेंगे कि अप्रवासी भारतीय नागरिकता क्या है। दोस्तों, आज ये हम जानेंगे कि सीएए को लेकर के क्यों विवाद हुआ। दोस्तों, ठीक है, तो सबसे पहले हम एनआरआई को जानते हैं कि एनआरआई कौन है। जो अनिवासी भारतीय कहे जाते हैं दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिनके पास भारत का पासपोर्ट है लेकिन वो लंबे समय से भारत से बाहर रहते हैं नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, उन्हें हम अनिवासी भारतीय या एनआरआई कहते हैं। दोस्तों, ठीक है, ये पूरी तरीके से भारत के नागरिक होते हैं और जो भारत के नागरिक को अधिकार प्राप्त होता है, ये सारा अधिकार उन्हें प्राप्त होता है केवल लंबे समय तक भारत से बाहर रहने के कारण उन्हें हम एनआरआई कह देते हैं या फिर अनिवासी भारतीय कह देते हैं, और कोई फर्क नहीं है। दोस्तों, अब आगे बात आती है कि पीआईओ कार्ड क्या है और ओसीआई कार्ड क्या है। दोस्तों, सितंबर 2000 में लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, उच्च स्तरीय एक समिति बनी, ठीक है, यह विचार करने के लिए कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारत से बाहर हैं, उनको भारत से जोड़ा जाए, कोई ऐसी स्कीम लाया जाए जिसके तहत वो भारत से जुटे। अब हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, तो कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि कुछ उनको अधिकार मिले जो लगे कि हम भारत के हैं, और हमारे संविधान में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो भी बचा रह जाए। दोस्तों, तो इसी के लिए 2003 में पहली बार नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। दोस्तों, ठीक है, और कहा गया कि 16 देशों में जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको अप्रवासी भारतीय नागरिकता के लिए प्रावधान किया गया और एक कार्ड जारी किया गया। दोस्तों, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को इससे बाहर रखा गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं होंगे। 16 देशों को, जो भी भारतीय मूल के व्यक्ति 16 देशों में निवास कर रहे हैं, उसे शामिल कर लिया गया। दोस्तों, ठीक है, पुनः 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और जो 16 देशों की सीमा थी इसे समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि विश्व के जितने भी देश हैं जहां भारतीय मूल के व्यक्ति रह रहे हैं, केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके वो अप्रवासी भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ओसीआई कार्ड वो प्राप्त करके अप्रवासी भारतीय नागरिक वो बन सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप इन इंडिया, ठीक है। दोस्तों, तो एक प्रकार से भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनको सीमित मात्रा में नागरिकता देने के लिए ये प्रावधान किया गया है। 2003 का संशोधन, 2005 का संशोधन। दोस्तों, ठीक है, लेकिन अब एक बात आप समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो नागरिकता दी जा रही है ये दोहरी नागरिकता नहीं है, ठीक है। तो फर्क क्या है इसमें। दोस्तों, जो इस प्रकार की नागरिकता को प्राप्त करेंगे उन्हें संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार नहीं होगा। न वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, न उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, न सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं, न उन्हें अवसर की समानता प्राप्त होगी। मूल अधिकार का अनुच्छेद 16 जो है, अवसर की समानता, ये भी प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, ठीक है, न ही उन्हें संसद और विधानमंडल के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसमें मत देने का अधिकार होगा, और न ही उन्हें संसद या विधानमंडल का सदस्य बनने का अधिकार होगा। ये अधिकार तो उन्हें नहीं होंगे, लेकिन इसके सिवा बहुत से उनको अधिकार होंगे, वो अभी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ठीक है, तो 2005 में मूल रूप से समझिए कि 2005 में अप्रवासी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। दोस्तों, ठीक है, 2003 में संशोधन करके एक प्रयास किया गया 16 देश में, ठीक है, पुनः 2005 का जो संशोधन है वही मूल रूप से माना जाएगा। दोस्तों, तो इतना आप ख्याल रखिएगा। अब इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि ओसीआई कार्ड क्या है और पीआईओ कार्ड क्या है। 19 अगस्त 2002 को भारत सरकार ने एक कार्ड जारी किया जिसे कहा जाता है पीआईओ कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। और दूसरा कार्ड 2 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने ओसीआई कार्ड जारी किया, ओवरसीज सिटीजनशिप इन इंडिया। अब भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हैं इनके लिए 2 प्रकार के कार्डों की व्यवस्था की गई, एक पीआईओ और एक ओसीआई,
अब इनके अंतर को जानें कि इन कार्डों में अंतर क्या है, ठीक है, और इनमें अधिकार में क्या अंतर है दोस्तों, ठीक है। PIO कार्ड किन्हें प्राप्त होंगे? ऐसे विदेशी नागरिक जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी का जन्म 1935 के अधिनियम के तहत, जो भारत की परिभाषा थी उसमें हुआ हो, या फिर 15 अगस्त 1947 के बाद जो एरिया भारत में शामिल किया गया हो वे उसके निवासी रहे हों, तो वह व्यक्ति PIO कार्ड का हकदार होगा। और एक विशेष छूट ये है कि उस व्यक्ति का जो वैवाहिक संबंधी है वो भी इस कार्ड का हकदार होगा। जैसे आसान भाषा में समझें, मान लीजिए कि आप अमेरिका में रह रहे हैं या इंग्लैंड में रह रहे हैं, ठीक है, और आपने किसी ईसाई महिला से विवाह कर लिया है और आप ये शर्त पूरी कर रहे हैं, तो आप तो PIO कार्ड के हकदार होंगे, भारतीय मूल के आप माने जाएंगे, आपकी पत्नी भी भारतीय मूल की मानी जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कि OCI कार्ड जो धारक हैं वो कौन होंगे? इसमें कहा गया कि वे विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान प्रारंभ हो रहा है तब, या उसके बाद भारत के नागरिक रहे हों या नागरिक बनने के योग्य रहे हों। जब संविधान प्रारंभ हो रहा है तब भारत के नागरिक रहे हों या नागरिक बनने के योग्य रहे हों, या उसके बाद भारत के नागरिक रहे हों, ठीक है, या फिर 15 अगस्त 1947 के बाद जो एरिया भारत में मिलाया जा रहा है वो उसके नागरिक रहे हों। तो ऐसे व्यक्ति स्वतः या उनके पुत्र, ठीक है, पुत्री, नाती, पोता, ठीक है, ये सारे OCI कार्ड के हकदार होंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन इनके जो वैवाहिक संबंधी हैं वो OCI कार्ड के हकदार नहीं होंगे। लेकिन 2015 में इसमें संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि यदि उनका वैवाहिक संबंध 2 साल तक चला है तो जो वैवाहिक संबंधी हैं, मतलब जो पति या पत्नी है विदेशी, वो भी OCI कार्ड का हकदार हो जाएगा। शर्त यह है कि वो वैवाहिक संबंध 2 साल तक चला हो। तो एक PIO कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और एक OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजनशिप इन इंडिया। अब भारत के जो मूल के लोग हैं, भारत से उनको जोड़ने के लिए ये 2 प्रकार के कार्ड की व्यवस्था की गई। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये हम जानेंगे कि क्या PIO कार्ड को अधिकार है, क्या OCI कार्ड को अधिकार है दोस्तों। PIO कार्ड जो प्राप्त करेगा उससे 15 वर्षों तक वीज़ा में छूट होगी। बिना वीज़ा के वो 15 वर्षों तक भारत में आ और जा सकता है। नंबर 1 अधिकार मिला। 180 दिनों तक वो भारत में रह सकता है बिना पंजीकरण के। यदि 180 दिनों से ऊपर भारत में रहता है तो उसे 30 दिन के भीतर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा दोस्तों, ठीक है। ये 2 चीज़ें, वो भारत में वित्तीय, शैक्षणिक, आर्थिक लाभ के लिए कार्य कर सकता है, ठीक है, ये अधिकार उसको प्राप्त होंगे। लेकिन कोई अनुसंधान करता है या पर्वतारोहण करता है, ये सब चीज़ करता है, तो इसके लिए भारत सरकार से उसको अनुमति लेना अनिवार्य है। यदि PIO कार्ड धारक व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो 7 वर्ष बाद, वो 7 वर्ष भारत में अगर बिता ले, 7 वर्ष बाद वो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है दोस्तों। ये हो गया PIO, ठीक है। अब OCI में क्या अंतर है? ओवरसीज सिटीजनशिप इन इंडिया। यह कार्ड जिसे प्राप्त होगा वो आजीवन बिना वीज़ा के भारत आ और जा सकता है, ठीक है, आजीवन। उसमें 15 साल है, इसमें आजीवन है दोस्तों, ठीक है। उसमें यह है कि 180 दिन तक रह सकता है, इसके बाद उसे 30 दिन के भीतर पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसमें यह शर्त नहीं है, जब तक चाहे तब तक वह रह सकता है, ठीक है दोस्तों। ये अंतर हो गया। PIO कार्ड धारक को वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार है, इसे भी वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार है। यहाँ दोनों बराबर है, ठीक है। दोनों कार्ड धारक कृषि भूमि और बागानी भूमि नहीं ले सकते हैं, ये दोनों जगह प्रतिबंध है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया अंतर दोनों कार्ड धारक में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि जब दोनों भारतीय मूल के हैं तो ये 2 प्रकार के कार्ड जारी करने की क्या आवश्यकता है, इस पर विचार हुआ। तो पुनः 2015 में इसमें संशोधन किया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 में पुनः 2015 में संशोधन किया गया और 9 जनवरी 2015 को प्रावधान किया गया कि PIO कार्ड समाप्त होता है और ये कार्ड धारक
अब OCI मान लिए जाएंगे। तो 9 जनवरी 2015 से PIO कार्ड धारक OCI के भीतर आ गए दोस्तों। अंतर क्या है? केवल कि नाम बदल दिया गया, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया ये नाम था पहले, ठीक है, या विदेशी भारतीय नागरिक ये कहा जाता था इनको। अब कहा जाएगा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक। 2015 से विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? ये अब पूरा हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे उनको सीमित मात्रा में नागरिकता देने के लिए 2003-2005 में संशोधन किया गया और 2 प्रकार के कार्ड निर्गत किए गए। 2002 में PIO कार्ड और 2005 में OCI कार्ड निर्गत किया गया दोस्तों, ठीक है। और दोनों को मिलाकर के वर्तमान समय में OCI हो गया है। यही जो विदेशों में भारतीय मूल के व्यक्ति रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि CAA क्या है, इस मामले को लेकर के विवाद क्यों हुआ। 11 दिसंबर 2019 को भारत सरकार ने इसे संसद से पास किया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की इस पर मुहर लग गई। अब इसमें कहा गया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देश के जो 6 समुदाय के निवासी हैं, ठीक है, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये जो 6 समुदाय है, इन 3 देशों में, ठीक है, यदि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए हैं, वो भी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के हकदार होंगे दोस्तों, ठीक है। ये 6 समुदाय के व्यक्ति। अब इसमें विवाद ये हुआ कि इसमें से मुसलमान को बाहर किया गया था। तो ये हुआ कि जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, पूरे विश्व को भारत एक अपना परिवार मानता है, तो भारत ऐसा क्यों कर रहा है कि केवल 6 समुदाय है और एक समुदाय को इससे बाहर छोड़ दे रहा है। इसी बात को लेकर के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, तमाम टिप्पणी हुई दोस्तों। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये 6 समुदाय उन देशों में अल्पसंख्यक हैं और किसी प्रताड़ना या पीड़ा या असहजता के कारण वो उस देश को छोड़ करके पलायन कर गए और भारत में आ गए दोस्तों, ठीक है। इसलिए इस प्रकार का प्रावधान किया गया कि अगर ये 6 समुदाय के व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं तो भारत की नागरिकता के हकदार हो सकते हैं। और जो पंजीकरण के द्वारा 11 वर्ष का समय था उसे घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। यदि वो 5 वर्ष से रह रहे हैं तो पंजीकरण के द्वारा भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो इसमें विवाद केवल एक बात को लेकर था कि इसमें मुसलमान क्यों शामिल नहीं किए गए दोस्तों, ठीक है। चूँकि देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुसंख्यक है, उनको कोई समस्या नहीं है, अपना देश छोड़ करके क्यों जाएंगे दोस्तों। ये विचार करने वाली बात है, इस पे बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। और जो 6 समुदाय हैं अगर किसी कारण से वो देश को छोड़ करके भारत में आ गए हैं तो भारत सरकार अपना दिल बड़ा करते हुए एक संशोधन करती है और उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान करती है। और इसी बात को लेकर के विवाद था दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों छूट गई है, इसे हम जान लेते हैं क्या क्या PIO और OCI कार्ड में दोस्तों, ठीक है। PIO कार्ड में कहा गया कि यदि वो व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका का निवासी है तो उसे PIO कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा, उसे भारतीय मूल का नहीं माना जाएगा। लेकिन OCI कार्ड में केवल 2 देश थे, कौन कौन से? पाकिस्तान और बांग्लादेश। एक अंतर ये दोस्तों। दूसरा कि यदि PIO कार्ड धारक भारत का पूरी तरीके से नागरिक बनना चाहता है तो वो 7 साल के बाद भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण द्वारा वो प्राप्त कर सकता है, 7 साल बाद दोस्तों, ठीक है। और यदि OCI कार्ड धारक भारत का पूरी तरीके से नागरिक बनना चाहता है तो 5 साल बाद वो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन OCI कार्ड धारक को पंजीकरण से पहले 1 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है दोस्तों। ये बातें हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।